अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। ओके। जी स्टार्ट कर लें फिर। यस मैम, थैंक यू। अच्छा, कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी अरे से रिलेटेड। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो भी अरे से रिलेटेड है, लीनियर सर्च, द सिंपलेस्ट सर्च इन अरेज। ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अ, ये जैसे सेशन एंड हो जाता है तो उसके बाद हम अपने तौर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये जो आप क्वेश्चंस ग्रुप में भेज देते हैं स्लैक पे, हम इसको किस तरह से यानी कि अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी रीज़न ये है कि हमें ये लग रहा होता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब है हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है। ठीक है। तो जी जी, मैं ऐसे ही फीलिंग होती है। बिल्कुल, तो इसके लिए मैं सर जफ़र शाहिद जो अप्रोच बताते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो यही कहते हैं कि आपने जब तक 200 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी उस वक्त तक आपको इस इनकी ज़्यादा जो है ना वो समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो वो 200 प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, आपने या तो प्रेजेंट कर लो या फिर जो कोई प्रेजेंट कर रहा है ना उसको लिसन करो, और जिस तरह लॉजिक बिल्डिंग हो रही है उसको सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पैटर्न्स क्रिएट करो अपने माइंड में। कोड अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो इट डज़ नॉट मैटर अभी स्टार्ट के लिए आपको, क्योंकि जब जब हम स्टार्ट में पाइथन लैंग्वेज पे काम करते हैं तो हमें उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं या और बहुत से फंक्शंस हैं उनका हमें पता नहीं होता। तो उस वक्त अगर आपको स्टार्ट की समझ नहीं भी आ रही, अगर आप कोड नहीं लिख पा रहे तो इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो। आप सिर्फ सेशन में लेके ये देख लो कि प्रॉब्लम को सोचना किस तरह है, प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह करना है। ठीक है। तो स्टार्ट में आपकी ये वाली जब स्किल डेवलप हो जाएगी ना तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आप जो है ना वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी अगर कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी तो मैं उसको नहीं सॉल्व कर सकता। अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग होगी। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना वो मैं भी इसी स्टेज में हूँ, लर्निंग स्टेज में हूँ। जब तक आपकी 200 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो प्रॉब्लम कोई भी किसी भी लेवल की आप प्रॉब्लम कर सको। ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि आप जब क्वेश्चन आता है ना तो उसको बिल्कुल विदाउट लाइक स्ट्रेस आप उसको सिर्फ सोचो कि इसमें कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना तो फिर आपको पैटर्न्स का पता होगा। पैटर्न्स मतलब कि एक लिस्ट है या एक अरे है तो इसमें मैंने एन लॉग एन के साथ कोई एलिमेंट किस तरह सर्च करना है तो वो आपको पता होगा। ठीक है। अभी आपको मे बी टाइम कम्प्लेक्सिटी का भी ना पता हो। ठीक है। तो उस वक्त आप सिर्फ उसको प्रॉब्लम को देखो, और जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो सेशन के अंदर प्रॉब्लम्स जो अप्रोच डिस्कस हुई है उसके बारे में सोचो और उसको कॉपी के ऊपर करने की कोशिश करो। ठीक है। तो कोड पे इसका यही है कि आप स्टार्ट में कोड पे ज़्यादा स्ट्रेस ना करो। ठीक है। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया। सर, हम लोग आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लीड कोड की, उनको हम अपनी प्रैक्टिस करें पैटर्न्स बिल्ड करके। यस एग्जैक्टली, मैंने एक अप्रोच बताई है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप ये देखो कि इसको हम मज़ीद किस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आपकी अब स्टार्ट में आपको लगेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपकी जब ये आदत बन जाएगी ना तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम है ना उसका आसान वे ढूंढ लोगे। आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो किस तरीके से सॉल्व होनी है। ठीक है। तो जिस तरह आपने बोला बिल्कुल एग्जैक्टली कि जहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको भी देखो कि ये किस तरह सॉल्व हो रही है, और फिर अपनी तरफ से भी इसको सोचने की कोशिश करो कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सर, इन शॉर्ट हम ड्राई रन किया करें कॉपी पे प्रॉब्लम्स को। एग्जैक्टली आप ड्राई रन करें तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना वो उसकी बड़ी आसान लगेगी। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये वेरिएबल जो क्या काम कर रहा है, इसका क्या पर्पस है। लेकिन जब हम ड्राई रन करते हैं, इवन कि आप पाइथन ट्यूटर पे भी जब आप अपना कोड को दोबारा रन करके देखते हो ना तो उसका एक एक स्टेप जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, मेमोरी में अभी ये वेरिएबल पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो फिर वो आपकी जो कंक्रीट हो जाती है एक थिंकिंग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको पता है कि अच्छा ये जो एग्जैक्ट है ना ये कोई मैजिक नहीं हो रहा।
क्योंकि वो लोग, बहुत से लोग जिनको पता नहीं होता, वो ये समझते हैं कि अच्छा कुछ भी काम हो रहा है और हमें आउटपुट मिल रही है, लेकिन वो रियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो वो आप उसको जब तक विजुअल करोगे ना, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जब हम विजुअल नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसको याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। हमने याद नहीं करना, हमने सिर्फ उसको सोचना है। और एक और चीज़, सर जफर से किसी ने पूछा था कि सर जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे हमने पहले सॉल्व की हुई है ना, तो फिर भी हमें वो सेम उसका आंसर नहीं पता चल रहा था। तो सर ने ये बोला था कि आपने हर प्रॉब्लम जब भी करोगे ना, आपने पूरा जोर लगा के करना है, और 40 मिनट से ज़्यादा किसी प्रॉब्लम को टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम कर रहे हो और आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका सोल्यूशन देखो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और फिर आगे मूव कर जाओ, ठीक है। तो आप ये काम इतने रेपिटेटिवली करोगे, लाइक आपने इतने ज़्यादा सेशन सुनने हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो वो एक टाइम आएगा कि वो आपके जो लॉजिक है ना, वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जो आप प्रॉब्लम्स कर रहे हो, वो एक टाइम आएगा कि रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो फिर वो आपको पैटर्न्स ऐसे याद हो जाएंगे कि आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते उसका आंसर अपने माइंड में ही बना लोगे, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है, इसको इसको मास्टर करने का, कि कंसिस्टेंट रहें, हर रोज एटलीस्ट जो है ना वो एक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, चाहे किसी सेशन में करें, या फिर आप चैट जीपीटी से पूछ के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। पहले ऑब्वियसली आप खुद भी तो सोचें ना। तो इससे लाइक लर्निंग जो है ना, वो आपने करनी है किसी तरीके से भी। तो एटलीस्ट एक प्रॉब्लम करें, और 200 प्रॉब्लम जब हो जाएंगी ना, तो फिर आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। और सर इज देयर अ लिस्ट कि हम 200 प्रॉब्लम्स कौन से वाले करेंगे लाइक? 200 प्रॉब्लम्स जो सेशन में हो रही हैं, वो वाली आप कर लेंगे। अगर चाहे ये मैटर नहीं करता आप आसान कर रहे हैं या मुश्किल कर रहे हो, जो भी कोई प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें ये नहीं है कि हम पहले कोई प्री रिक्विजिट करें, अच्छा पहले आसान करेंगे फिर हम मुश्किल करेंगे। तो जो भी आप सेशन में हो रही है ना, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टार्ट में आपको मुश्किल आएगी ही। तो आसान, तो अगर तो मैं आपकी जगह पे हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा हो कि कोई एक सेशन में 3 या 4 प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं सिर्फ उसको सुन लूंगा, वो जैसी भी प्रॉब्लम है मैं उसको सुन लूंगा, और मेरी 200 प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्योंकि स्मार्टली हम इसी तरह 200 प्रॉब्लम कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर इसमें कोई डिसएग्री करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इससे लाइक मेरी भी लर्निंग होगी, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। अगर आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप काइंडली मुझे बता दिए करें। सर इस तरह से सुन लेने से या समझ लेने से, अगर आप दोबारा बैठ के आप खुद टूल गाइड करने की कोशिश करते हैं या सोचने की, तो फिर तो आपका बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते। इवन की बेसिक जो लॉजिक्स हैं, स्टेटमेंट्स, वो भी नहीं सोच पाते कि मैं इस पर कौन सी जो है वो अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा। नहीं, ये तब होता है जब आपको प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। अगर आप तो अभी कह रहे हैं ना, जब आप अकेले बैठ के कर रहे होगे, पहले आपने किसी ग्रुप के साथ बैठ के किया, बाद में आप अकेले बैठ के कर रहे होगे, तो फिर आपको वो समझ नहीं आएगी। तो आप ये सोचो कि अगर आपने किसी ग्रुप के साथ बैठ के किया नहीं है, तो आप अकेले कर रहे हो, तो फिर तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और फिर आपके माइंड पे ऐसा एक जो है ना वो इमेज बन जाएगी कि ये मुश्किल है, मेरे लिए करना मुश्किल है, ठीक है। अगर तो आपके पास एनर्जी है, सारा डिपेंड करता है कि आपके पास एनर्जी और टाइम कितना है। तो उस हिसाब से आपने इसको टाइम देना है। अगर आप सिर्फ दिन में 1 घंटा दे सकते हो, तो वो आप किसी को सेशन का सुन लो, और उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको अंडरस्टैंड करो, और फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो लीड कोड के ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके एक एक लाइन को देखो कि अच्छा ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी लॉजिक किस तरह बन रही है। और इसके बाद अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, तो मैटर नहीं करता, आप उसको सॉल्व ना करो, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और सेशन में चले जाओ। हो सकता है वही प्रॉब्लम कोई रिपीट कर रहा हो, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आईकट ग्रुप पे तो मैंने यही सीखा है कि हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है, वो इसी तरह करनी है, कि क्योंकि अगर हम अकेले बैठ के करेंगे, कोई भी ग्रुप लर्निंग में ये होता है कि आपको डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव मिल रहे होते हैं, वो आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन ही समझ आ जाएगी, लेकिन वो आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान होता है। यहाँ तक कि जो रिकॉर्डिंग है ना यू फेसबुक पे, वो भी रिकमेंड नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब पे भी तो देख सकते हो, लाइव ग्रुप की फॉर्म में इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछने से जो आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो जाता है। तो वो डाउट क्लियर करने से आपकी ज़्यादा लर्निंग होती है, ठीक है। तो अगर आप इसी सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब फेसबुक पे देख लोगे, तो वो भी आपको इतना ज़्यादा फायदा नहीं देगी, जब तक आप इस लाइव क्लास में बैठ के ना लो।
ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च, द सिंपलेस्ट सर्च इन एन अरे। ओके, हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह बाइनरी सर्च जो है ना वो उसके ऊपर काम करेंगे, और वो काफ़ी एक एडवांस कंसेप्ट है, एल्गोरिदम है, तो हम उसको देखेंगे। लेकिन आज जो है ना वो हम इस वीक में लीनियर सर्च के ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या होता है? फाइंडिंग एलिमेंट्स वन स्टेप एट अ टाइम, ये है लीनियर सर्च। आपने एक लिस्ट के अंदर से अगर कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आपने एक एलिमेंट एट अ टाइम लेके चलना है और देखना है, हर एलिमेंट को उस टारगेट के साथ कंपेयर करना है कि क्या ये एलिमेंट उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब आप एक एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो इसको हम लीनियर सर्च कह देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग इन अरेज। ठीक है, एक एक मिनट दीजिएगा मुझे। इंट्रोडक्शन टू सर्चिंग इन अरेज। अरेज के अंदर अगर कोई भी जो स्टार्ट करता है सर्चिंग करना, या कोई अपने डाटा स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जो एल्गोरिदम सीखता है वो लीनियर सर्च का ही है, या वो जो एल्गोरिदम यूज़ करता है वो भी लीनियर सर्च का ही है। इवन कि हमने अभी तक ये आज पढ़ने लगे हैं, लेकिन हम अपनी पहले वाली क्लासेस में ये एल्गोरिदम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, सर्चिंग, फाइंडिंग एन अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन अरे। सर्च करने का मतलब ये है कि आपने किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करनी है लिस्ट के अंदर, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें टू केसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको इंडेक्स नाउन हो, अगर तो आपको इंडेक्स नाउन है कि लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 एंड 4, तो ये एक लिस्ट है, इसमें मैंने एक टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है, लेट्स से 4। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर सर्च करना है। तो इसके लिए दो केसेस हो सकते हैं। पहले तो ये है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एलिमेंट 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लाइक थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सिंपली वो उसका इंडेक्स पास करूंगा और वो एलिमेंट मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, लेकिन दूसरा केस ये है कि मुझे उसका इंडेक्स पता नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं इसको स्कैन करूंगा, इसके हर एलिमेंट को मैं स्कैन करूंगा इसके साथ, और देखूंगा। अच्छा, 4 को मैं इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि क्या ये टारगेट इसके इक्वल है। अगर है तो इसी इंडेक्स को रिटर्न करवा दो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एक स्टेप आगे मूव करो, एक स्टेप आप आगे मूव करके फिर 2 जो है इसको भी कंपेयर करो टारगेट के साथ। अगर 2 इसके इक्वल है, वैल्यू के टारगेट के इक्वल है, तो ठीक, इसको रिटर्न करवा दो, अदरवाइज एक स्टेप आगे मूव कर जाओ। ठीक है, अब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को जाके देख रहा हूँ, फिर 3 को भी मैं कंपेयर करूंगा। सिमिलरली मैं 4 वाले जब इंडेक्स पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा इसकी वैल्यू और ये टारगेट दोनों सेम मैच कर रहे हैं, तो फिर मैं ये वाला इंडेक्स 3 रिटर्न करवा दूंगा। दिस इज सिंपल लीनियर सर्च, मतलब हम उसके एक एक एलिमेंट पे जाके एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए ये लग रहा होगा कि ये तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके हमें एक एक एलिमेंट पे जाके उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप फ्यूचर में देखोगे कि अगर हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसके हर एलिमेंट को जाके सर्च करें। इसके हम इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको रीड करेंगे। तो आज के कोर्स में हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा, आज की क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो ज़्यादा लीनियर सर्च के ऊपर है। द सिंपलेस्ट मेथड वर्क्स ऑन बोथ अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड अरे। जिस तरह अभी आपने देखा कि वो 1 2 3 4 था, उसमें हम 4 को सर्च कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लिस्ट जो है ना वो सॉर्टेड हो। अगर हमारी लिस्ट आउट ऑफ ऑर्डर पड़ी हुई है, लाइक 1 है, 3 है, 2 है एंड 4 पड़ा हुआ है, तो उसमें भी हमारी ये वाला जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंटली उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम्स हैं उनमें बाज़ दफ़ा हमें अपनी लिस्ट को पहले सॉर्ट करना पड़ता है, सॉर्ट करने के बाद हम उसको ज़्यादा एफिशिएंटली आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारी लिस्ट सॉर्ट हो या ना हो। ठीक है, तो व्हाट इज़ लीनियर सर्च? इसमें हम क्या करते हैं? चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन अनटिल, जब तक हमें उसका टारगेट नहीं मिल जाता है या फिर लिस्ट एंड नहीं हो जाती। ठीक है, आपने ऊपर देखा था मैंने 4 को सर्च करना था, उसमें 1 2 3 4 थे, तो तब तक हम उसमें सर्च करेंगे जब तक हमें टारगेट नहीं मिल जाता, या फिर अगर टारगेट नहीं मिलता तो जब तक हमारी लिस्ट एंड नहीं हो जाती। इसकी टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n होती है,
तो अभी हम जो है ना वो इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं डिटेल में कवर करूंगा, व्हाट इज टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लो कि अगर हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें हम ये कैलकुलेट कर लें कि इस प्रोग्राम को रन होने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना रिक्वायर है, उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कह लेते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें किसी एक प्रोग्राम को रन होने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर है, मैक्सिमम स्पेस कितनी रिक्वायर हो सकती है, हम उसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी कह लेते हैं। तो ये लीनियर सर्च हमारी कब जरूरत हमें बेस्ट है, जब हमारा डाटा सेट स्मॉल होगा या फिर हमारा जो डाटा सेट वो अनसॉर्टेड है। तो इन दो केसेस में हम लीनियर सर्च को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा बड़ा है या फिर हमारे पास डाटा सॉर्टेड है तो उस केस में हमें लीनियर सर्च यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हमें बड़े डाटा सेट पे ये एफिशिएंट क्यों नहीं है, ये हम स्मॉल डाटा सेट पे क्यों यूज करते हैं। सर स्मॉल डाटा सेट से कोई आपके मतलब प्लान में कोई लिमिट आती है, और बिग डाटा सेट से कि भाई कितनी लिमिट तक वो कोई उसमें बिजनेस सर्च करेगा? अच्छा, इसके लिए आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि स्मॉल डाटा सेट मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। इसमें आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन है। मतलब जैसे जैसे आपका डाटा इंक्रीज करता जाएगा, इसमें स्मॉल और बिगर डाटा की ऐसा ऐसे नहीं है कि हम ये कह लेंगे अच्छा इस अगर लिस्ट में 1,000 एलिमेंट है तो वो स्मॉल है, इससे ज़्यादा है तो वो लार्ज है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते स्मॉल और बिगर डाटा क्या है। सिंपल ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपका सिस्टम कितनी सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है तो वो उसमें ज़्यादा डाटा पड़ा होगा तो वो उसके लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें उसकी कैपेसिटी थोड़ी है, हमने हर मशीन की एफिशिएंसी के मुताबिक हमने ऐप प्रोग्राम लिखना होता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डाटा क्लाउड पे पड़ा होता है या डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर पड़ा होता है तो वो मशीन के ऊपर पड़ा होता है। तो हम उस मशीन के अंदर जो एफिशिएंसी को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बड़ा डाटा मतलब ये है कि जैसे जैसे डाटा इंक्रीज करता जाएगा उसी तरह इसको जो टाइम लगेगा ना वो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो लेट्स से अगर हमारे पास डाटा सिर्फ इतना है तो उसके लिए टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे डाटा इंक्रीज कर गया है, मैक्सिमम अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, तो उस टाइम हमें जो टाइम लगेगा वो भी मैक्सिमम लिमिट तक लगेगा, ठीक है। तो मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हमें बड़े डाटा पे इसकी जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बड़े एफिशिएंट एल्गोरिदम्स हैं जो हम बिग डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो यूज़ हो रहे हैं, तो हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो हम बड़े डाटा के लिए लार्ज डाटा सेट यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। जी सर। थैंक यू। ओके, हाउ लीनियर सर्च वर्क्स। सबसे पहले ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। आप सिंपल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और कंपेयर विद द टारगेट। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर एलिमेंट को अपने टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो वो मैच कर रहा है तो हम उसी इंडेक्स को रिटर्न करवा देते हैं। लेट्स से अगर हमारा सेकंड इंडेक्स हमारी टारगेट वैल्यू के साथ मैच किया तो हम सेकंड इंडेक्स को रिटर्न करवा देते हैं। अगर वो नहीं किया, मैच नहीं हो रहा, तो हम उसको नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करते हैं और फिर जब स्टॉप कर देते हैं जब हमें एलिमेंट मिल जाता है या फिर हमारी लिस्ट एंड हो जाती है, ठीक है। ये इसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है। सिंपली हम स्टार्ट करते हैं, सेम उन्हीं वर्ड को मैंने यहाँ पे दोबारा से इटरेट कर दी है ताकि बार बार रेपिटेशन से आपके माइंड में बैठ जाए कि हम स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट को चेक करते हैं और फिर मैच करते हैं। मैच अगर हो जाता है तो हम फाउंड रिटर्न कर देते हैं, अगर मैच नहीं होता तो हम नॉट फाउंड रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, इसका कुछ एज केसेस हैं जो कि हम देख लेते हैं और वेरिएशंस हैं, ठीक है। एज केस मतलब जब हम इसका प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो हम कौन से केसेस को माइंड में रखेंगे। फर्स्टली कौन से केसेस को हैंडल करेंगे। फर्स्टली अगर हमारी लिस्ट में एलिमेंट मौजूद ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको हैंडल करेंगे कि अच्छा अगर कोई लिस्ट एम्प्टी है तो उसमें -1 रिटर्न करवा दो। या फिर अगर जो हम एलिमेंट रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, जो हम टारगेट फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे नॉइस तो नहीं आ रही? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। जी नो सर। सर, नहीं है। ओके, थैंक यू। इसके अलावा हमारा एक और एज केस हम हैंडल करेंगे कि अगर हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वही टारगेट के इक्वल है तो हम उसको फर्स्ट एलिमेंट को ही रिटर्न करवा देंगे। अगर हमारा लास्ट एलिमेंट है तो हम लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारी जो है ना उस एलिमेंट में मल्टीपल अकरेंस आ रही है तो उसकी उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे। अगर हम हमारा जो एलिमेंट है, लेट्स से हमने
टू को सर्च करना था, हमारी लिस्ट के अंदर टू टू टाइम्स आया था, 1 2 2 3 4। तो उसमें हमारा जो टू, हमने जो टारगेट सर्च करना था वो लिस्ट में टू टाइम है। तो हम ये देखेंगे कि अच्छा हमने फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करवाना है या लास्ट एलिमेंट रिटर्न करवाना है, हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे टू पड़ा हुआ उसको रिटर्न करवाना है या जो सेकंड इंडेक्स पे टू पड़ा हुआ उसको रिटर्न करवाना है। यहाँ के इवन हमने जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनका काउंट करके हमने रिटर्न करवाना है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह के आपको एज केसेस हैंडल करने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट अकरेंस आ जाती है, हम फर्स्ट अकरेंस सर्च भी कहते हैं, लास्ट अकरेंस सर्च भी, इसको बाज़ दफ़ा हमें करनी पड़ जाती है। इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। अगर हमारे पास लेट से वही वाला इंडेक्स 1 है, 2 3 एंड 4, तो इसमें यहाँ पे टू जो है ना वो टू टाइम आ जाता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले को रिटर्न करवाना है, तो हम उसको लास्ट अकरेंस कह रहे हैं। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, भी मैं जब हम कोड करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। या फिर सर्च ऑल अकरेंस। अब हमने अगर ये भी रिटर्न, हम ये भी रिटर्न करवा सकते हैं कि इसमें जो टू टाइम है ना, लेट्स से अगर हमारे पास टारगेट टू है तो हम ये कह देंगे कि हमारा जो टू है वो इस लिस्ट के अंदर टू टाइम्स आया है। तो ये भी सर्च हम लीनियर सर्च के साथ ही कर रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज है सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, ये सबसे आसान है। इवन कि हम अभी तक हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं और अभी हम इसको लाइक ऑफिशियली पढ़ रहे हैं, तो हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये इतना सिंपल है। वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड डाटा, डाटा सॉर्ट ना भी हो तो हम उसके ऊपर भी लीनियर सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसके हर एलिमेंट के साथ ही उसको कंपेयर करेंगे। स्पेस जो इसकी कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लाइक वन है, लाइक वन स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसकी। और वर्क्स ऑन ऑल सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये लार्ज डाटा सेट के लिए स्लो हो जाता है। आप इवन दो कि लार्ज डाटा सेट के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इनएफिशिएंट फॉर रिपीटेड सर्चेस। ठीक है। अब अगर आपने सेम एलिमेंट को लाइक एक से ज़्यादा दफ़ा उसको सर्च करना पड़ रहा है, रिपीटेड सर्चेज करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है लेट से अगर मेरे पास यहाँ पे 4 था, इसको मैंने सर्च करना था और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई अपने प्रोग्राम में 3 को सर्च करने की, तो फिर वो स्टार्ट से ही शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा, 2 फिर 3 फिर 4। वो पहले उसने 4 रिटर्न करवाया, अब दोबारा फिर मुझे 3 की जरूरत पड़ गई है, वो फिर से स्टार्ट से सर्च कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह मेरा टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस केस में ये एफिशिएंट नहीं है। मे चेक ऑल एलिमेंट अननेसेसरीली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए थे, 4 के बाद वाला 3, लेकिन उसने सारे एलिमेंट को चेक किया स्टार्ट से। तो इस केस में भी ये एफिशिएंट नहीं है। व्हेन टू यूज एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल। हम इसको यूज कब करते हैं, स्मॉल डाटा सेट के लिए, अनसॉर्टेड डाटा, डाटा चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है। जहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस स्ट्रक्चर्स, लिंक्ड लिस्ट। अब ये लिंक लिस्ट में हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास रैंडम एक्सेस नहीं होती। लिस्ट के अंदर तो आपके पास रैंडम एक्सेस होती है। अगर मेरे पास इंडेक्स है, इसके इसके अंदर 4 इंडेक्स है ना, 0 1 2 3 4, और मैंने इसका 2 वाला इंडेक्स गेट करना है, तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि मुझे लिस्ट के अंदर से सेकंड वाला इंडेक्स रिटर्न करवाओ। ठीक है। इस केस में मैं इसको सिंपली, मुझे कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके इंडेक्स के थ्रू उसको फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर मेरे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसका कोई इंडेक्स पास करूँ और मुझे रिटर्न करवा दे। उसमें मुझे स्टार्ट से ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो उस केस में हम लिंक लिस्ट के अंदर इसको लीनियर सर्च को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स इन एन अनसॉर्टेड गेस्ट लिस्ट। हमारे पास गेस्ट लिस्ट होती है, उसमें अनसॉर्टेड होता है, तो वो हम उसको दोबारा सारी लिस्ट को सर्च करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी इन स्मॉल इन्वेंट्री, तो जहाँ पे स्मॉल डाटा है तो उसमें हम ओबियसली ये सर्च यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड इन शॉर्ट टेक्स्ट या फाइल इन अनसॉर्टेड फोल्डर। ठीक है। तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल थी। हम जल्दी से इसका मैंने कोड भी इसका लिखा हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको कोड के थ्रू किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। कंपैरिजन और प्रैक्टिस क्या है, क्विक लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च एक एडवांस कंसेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट मंथ वीक करेंगे, लेकिन इसके लीनियर सर्च के साथ ये किस तरह डिफरेंट है वो हम देख लेते हैं। लीनियर सर्च जो है ना वो हमेशा उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सक्यूज मी अनसॉर्टेड डाटा सर। हो या सॉर्टेड डाटा हो वो। यस। सर एक दफा ये बिग ऑफ एन एंड बिग ऑफ वन में डिफरेंस बता दें। बिग ऑफ एन मतलब ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ एन आ रहा है ना, लाइक मैं आपको ये बता दूं कि
सिंपली हमारे पास इनपुट आई है, इनपुट के अंदर हमारे पास 1000 वैल्यूज आई हैं। ये हमारे पास इनपुट है जिसमें 1000 वैल्यू आई हैं। अब अगर हमारे प्रोग्राम को इन 1000 वैल्यू को रन करने के लिए 1000 ही टाइम चाहिए। अब ये इसका मैं जो यूनिट है वो बाद में बताऊंगा, सेकंड्स मिली सेकंड्स, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये कर लो, अगर हमें 1000 टाइम चाहिए तो उसके लिए हम कह देते हैं कि हमारा जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। मतलब जितनी हमें इनपुट मिल रही है उतना ही हमें टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मेरे पास इनपुट 1000 है, लेकिन उसमें जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ मैं एक एक ही टाइम के अंदर उसको गेट कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कह देता हूँ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 है। मैटर नहीं करता हमारे पास इनपुट कितनी है, अगर मैं उसको रियल टाइम में एक ही स्टेप के अंदर उसको गेट कर पा रहा हूँ तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 है। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट 1000 है और उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे 1000 ही टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। लाइक जितनी इनपुट है उतना ही टाइम रिक्वायर है, तो उसको हम बिग ऑफ एन कह देते हैं। सिमिलरली अगर हमें जितनी ही इनपुट मिली है तो हमें वो सारी की सारी इनपुट हमें कहीं मेमोरी में स्टोर करवानी पड़ रही है, 1000 ही स्टोर करवानी पड़ रही है, तो हम कह देते हैं कि इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन, ठीक है। जितनी इनपुट आ रही है, ये सारा डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। इनपुट जितनी आ रही है अगर वो उतनी है, उतना टाइम ले रही है तो वो बिग ऑफ एन है। लेकिन अगर उससे कम टाइम ले रही है, लेट्स से कि वो सिर्फ एक ही स्टेप में हम गेट कर पा रहे हैं, तो उसको टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। लेट्स से मतलब इसके अगर अंदर सर 1000 टाइम एलिमेंट थे, कम ले लिस्ट रही के है तो अंदर इसको वीवो मैंने ए का नाम दिया हुआ है। यस, बिग ऑफ 1 के अंदर टाइम कम लगेगा, बिग ऑफ एन के अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारे अंदर ये हमारे पास एक लिस्ट थी ए, और इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है 1 1 2 2 3, लेट्स से 1000 तक है। अब मैंने इसका कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स फाइंड करना है, लेट्स से 100 पे जो एलिमेंट है उसको मैंने गेट करना है, तो मैं सिंपल कह दूंगा ए, आगे उसका इंडेक्स पास कर दूंगा। तो मुझे सारी इनपुट से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ एक आउटपुट मिल गई है एक ही स्टेप के अंदर, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 है, मुझे एक ही स्टेप के अंदर इसका सारा डाटा मिल गया है। लेकिन अगर मुझे इस सारी लिस्ट के ऊपर इसको ट्रेवर्स करना है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो मुझे 1 से लेके 1000 तक इसको डाटा को प्रिंट करवाना पड़ेगा, स्टेप उतने फॉलो होंगे। तो उसके लिए मैं कह देता हूँ कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो n है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये चीज़ ओके, अगर ये चीज़ नहीं भी क्लियर हुई तो हम हमारा इस पे पूरा एक लेक्चर है, बाइनरी लाइक टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो हम बाइनरी सर्च करने से पहले ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली पूछ लें, वरना हम इसका कोड करते हैं। सर ठीक है, लीनियर सर्च से अगर एक क्वेश्चन है सर। सॉरी क्या सर कह रहे हैं आवाज आ आप? रही जी जी। है? तो मैं कह रहा हूँ अगर लीनियर सर्च में हमें पहले ही एलिमेंट मिल जाता है तो फिर तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। यस एग्जैक्टली, लेकिन तो हम ये उसको ये नहीं नहीं है कि बोलेंगे, पता है क्या, हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी भी 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक वर्स्ट केस होता है, एक बेस्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है, उसको कह लो, ठीक है। बेस्ट केस हमारे पास ये है कि हमें पहला एलिमेंट ही मिल गया, लेकिन वर्स्ट केस है कि जी। हमें लास्ट एलिमेंट मिला है। या फिर एक और वर्स्ट ओके। केस है कि हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, जी। ठीक है। अगर बिकॉज लेट्स से अगर हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, अगर आप पॉइंट गेट करके तो वेल एंड गुड। लेट्स से अगर हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 या 10 तक उसके अंदर एलिमेंट है, और हमारे पास ये भी एक वर्स्ट केस है कि उसमें जो हम टारगेट फाइंड करना चाह रहे हैं वो उसमें उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें सारी की सारी लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेवर्स करना हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया है, और हमें वो एलिमेंट मिला नहीं है। तो चाहे वो लास्ट एलिमेंट पे है चाहे वो एग्जिस्ट नहीं करता, हमें सारी लिस्ट को ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम बिग ऑफ एन उसको कह रहे हैं वर्स्ट केस को। जब भी हम टाइम को कंसिडर करते हैं ना, हम वर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं कि बिग ऑफ एन जो है ना, वर्स्ट केस क्या हो सकता है। अगर ओबियसली अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए तो वो तो हमारी टाइम को बड़ा कम कर देगा।
लेकिन हम जो टाइम को ऑफिशियली अपने प्रोग्राम को कैलकुलेट करेंगे या जो कंसिडर होता है वो हमेशा वर्स्ट केस ही होता है। अच्छा, अगर इसका जो लास्ट एलिमेंट है वहां पे टारगेट पड़ा हुआ तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा? फिर तो इसको बिग ऑफ एन ही, इसको एन टाइम ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो फिर हम उसको कह देते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट है, ये लाइक हम इसकी वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, तो हम उसी को कंसिडर करते हैं। लेकिन ये तीनों फॉर्म कम्प्लेक्सिटीज की हम उस टॉपिक, उस स्पेसिफिक लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये मतलब कि इन शॉर्ट ये है कि अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो बिग ऑफ एन है, और अगर हम थोड़े से टाइम में अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो फिर वो बिग ऑफ वन है। अभी के लिए आप यही समझ लें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ा सा टाइम, अगर एन से थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम इसको बिग ऑफ एन कह लें। उसमें और भी कंडीशन होती हैं। अगर हमें सिर्फ एक ही स्टेप में डाटा मिल रहा है तो हम उसको कह देते हैं बिग ऑफ वन है। लेकिन अगर हम जितनी इनपुट है उतना ही हमें टाइम लग रहा है तो हम उसको कह देते हैं कि ये बिग ऑफ एन है। बिग ऑफ वन कम टाइम लग रहा है, बिग ऑफ एन ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, अगर ये चीज़ क्लियर तो हम इसका कोड लिख लेते हैं कि हम कोड के थ्रू इसको किस तरह करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं। लीनियर सर्च इज इक्वल टू इटरेट थ्रू अ कलेक्शन वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, इसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है। डिसएडवांटेजेस है स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट्स, एडवांटेजेस हैं फास्ट फॉर सर्चेस ऑफ स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट, डज नॉट रिक्वायर सॉर्टेड डाटा, यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर्स दैट डू नॉट सपोर्ट रैंडम एक्सेस लाइक लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हमें रैंडम एक्सेस नहीं होती। रैंडम एक्सेस मतलब हम कोई उसका इंडेक्स पास करके कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट गेट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें ये यूजफुल होती है, हमें उसके सारे एलिमेंट को गेट करना पड़ता है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बार बार इस वजह से लिखी हैं कि आपको रेपिटेशन से ज़्यादा बेहतर तौर पे पता चल जाए। ठीक है, अब हम एक लीनियर सर्च का एक एल्गोरिथम फंक्शन लिख लेते हैं कि हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नम्स के नाम से। उसमें मैं एलिमेंट कुछ स्टोर कर लेता हूँ 1 to 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 10। लेकिन मैं इसको सॉर्टेड, ये सॉर्टेड है, मैं सॉर्टेड नहीं रखूंगा, मैं इसको कुछ भी अनसॉर्टेड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये है एक लिस्ट, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट को सर्च करना है। लेकिन इससे पहले मैं इसका एक फंक्शन कॉल करूंगा लीनियर सर्च, और इसमें मैं नम्स को पास कर दूंगा और एक टारगेट भी दे दूंगा 21। लेट्स से मैंने 21 को सर्च करना है इस लिस्ट के अंदर। अभी ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, लीनियर सर्च हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो हम लेट्स से यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं लीनियर सर्च। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका स्टेप्स सिंपल ही है। हमने उसके हर एलिमेंट के ऊपर ट्रेवर्स करना है और उसको टारगेट के साथ कंपेयर करना है। अगर तो वो उसके साथ मैच कर रहा है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो अभी ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैं इसको फंक्शन को पहले कॉल कर रहा हूँ, तो इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप लोगों को पता है कि ट्रेवर्स करना है, किसी भी लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करना है तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। आई इन रेंज लेंथ कलेक्शन, राइट। तो इसके लिए मैं सिंपल इफ कलेक्शन आई इज इक्वल टू टारगेट रिटर्न आई, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो एल्स। इसके अलावा हम क्या रिटर्न करवाएंगे, अगर ये एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा तो हम -1 रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, कॉल करते हैं, तो देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक कोड यहाँ पे लगा दूंगा, इफ इंडेक्स है एल्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने ये फंक्शन लिखा था, उसमें एक लिस्ट मैंने खुद क्रिएट की हुई है वन, उसमें कुछ एलिमेंट है, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया लीनियर सर्च का। लीनियर सर्च इसी तरह से होती है। ठीक है, वो अगर एलिमेंट हमें मिल रहा है तो हम उसको उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देते हैं, अदरवाइज हम -1 रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंडेक्स के नाम से कि मैं इस स्पेसिफिक एलिमेंट का जो है ना वो इंडेक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे टारगेट के नाम से सेव कर लूँ तो फिर वो सही रह जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको
टारगेट दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 20 आ रहा है। अगर हमने 21 नहीं करना, लेट से हमने 2 सर्च करना है, तो उसकी केस में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 आ रहा है, 2 हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 को एक दफ़ा और कर दूं, तो फिर वो कौन सा, मैं यहाँ पे मुझे कौन सा इंडेक्स रिटर्न करवाएगा। अगर हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स आया है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा इसका इंडेक्स रिटर्न फर्स्ट होगा। वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। बट लेट से मैंने इसके सेकंड वाला रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को आइडिया है। तो फिर सर माइनस दूसरी तरफ से आना पड़ेगा आपको, राइट साइड पे माइनस में करना पड़ेगा, दूसरी साइड से सर्च करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए हम क्या, मैं आपको वो सिंटेक्स बता देता हूँ फॉर लूप के अंदर, ये वाला माइनस, लेंथ -1, ये -1। अब ये करने से पहले हमने रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स पास कर दिए। पहला लेंथ कलेक्शन -1 एंड -1। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, अगर जिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो मुझे सेकंड वाला इंडेक्स दे रहा है। लेकिन लेट से मैं यहाँ पे, अब वो ये फर्स्ट अकरेंस नहीं दे रहा, वो सेकंड लास्ट अकरेंस दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 अगेन कर दूं, तो फिर वो मुझे अब जो है ना वो थर्ड अकरेंस दे रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, फर्स्टली लाइक ये सिंटैक्स है पाइथन का, जो हम लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, एंड से स्टार्ट करने के लिए, एंड से ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले हम लिस्ट को स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे थे, और जो एलिमेंट टारगेट के साथ मैच कर रहा था हम उसका इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं। लेकिन ये कोड क्या कह रहा है, ये कोड एंड से लिस्ट को स्टार्ट कर रहा है और पीछे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1, और जो इसको लास्ट अकरेंस मिल रहा है 2, तो वो आगे जाता ही नहीं है, यहाँ पे ही वो आई को रिटर्न करवा देता है, ठीक है। तो इसके 3 पैरामीटर्स हैं, लेंथ कलेक्शन -1। इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है, लेंथ इंडेक्स -1 क्या है। ठीक है, तो ऐसे करने से आपको पता चलेगा ये क्या लेंथ है हमारी 16। वो एक्चुअल में इस लिस्ट की लेंथ को ले रहा है, क्योंकि रेंज के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, किस नंबर से स्टार्ट करेगा फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे 0 दे देते हैं, अगर हम यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ना दे, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है, हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम 1 दे देते हैं तो 1 से स्टार्ट करता है। यहाँ पे हमने 16 दे दिया कि 16 से स्टार्ट करो, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना वो यहाँ से, इसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 16 था, तो हमने वो 16 से स्टार्ट किया। और ये वाला जो -1 है, वो ये बता रहा है कि हमने इसको इसमें एक एक जो इंडेक्स है ना, वो ये बता रहा है कि हमने माइनस करना है, ये एंड वाला इसको 1 बाय 1 माइनस कर रहा है, ठीक है। और ये वाला इंडेक्स इसको गिव मी 1 मिनट प्लीज। मेरे ख्याल में सर जो लास्ट वाला -1 है वो हम रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो हम स्टेप के लिए हैं, अगर स्टेप जो है स्टेप्स को देखेंगे। लास्ट वाला अगर एलिमेंट हम इग्नोर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आई थिंक वो एरर देगा, लेट्स सी इट, नॉट फाउंड। उसने 16 को फाउंड नहीं किया। लास्ट वाला इंडेक्स जो थर्ड वाला होता है ना, वो ये कह रहा होता है कि ये इसमें कितने स्टेप होंगे, या अगर अगर मैं इसमें 2 कह देता ना, तो वो यहाँ से 16 से 2 स्टेप छोड़ के पीछे आता। अब यहाँ पे -1 कह दिया, तो वो अब वो एक स्टेप छोड़ के पीछे आ रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड वाले का ये था। और -1 का ये था कि यहाँ पे हमने जो सेकंड इंडेक्स देते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम, अगर हमने -1 दे दिया, तो वो 0 तक यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर हम -2 दे देंगे ना यहाँ पे, अब इसके रेंजेस के जो 3 पैरामीटर है उसको डिटेल में देख लीजिएगा। इसका फर्स्ट जो इंडेक्स होता है ना, वो ये बताता है कि हमारी लिस्ट जो इंडेक्स है ये स्टार्ट कहाँ से होगा। जो सेकंड पैरामीटर है वो ये बताता है कि ये एंड कहाँ तक होगा, लेकिन ये सेकंड वाला इंक्लूड नहीं होता। ये -1, लेट्स से यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो कि सर ये जी 1 लिस्ट भी है तो ना। दे सकते हैं इसमें। जी सर, क्या कह रहे हैं। सर जी 1 नहीं दे सकते उसमें। अच्छा, इसमें 1 देंगे ना, तो फिर वो 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, वो 2 को करेगा। हम पीछे से आ रहे हैं ना। अब एक्चुअल में इसको हम ज़रा कंफ्यूज नहीं कर देते, हम यहाँ पे ये देखते हैं, आपकी तरह भी दे लेते हैं। अब वो 16 को किस इंडेक्स पे देख रहा है, 16 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता।
सॉरी, हमारा 2 था, तो हम इसको अगर ये करें, इसको ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। ये फाउंड है 3 इंडेक्स पे, 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर 1 कर रहे हैं, -1 भी कर रहे हैं, तो वो सेम ही आउटपुट दे रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 1 करेंगे ना तो वो 0 तक आएगा। -1 कर रहे हैं तो ये इसका जो सेकंड इंडेक्स है वो इसको इंक्लूड नहीं करता, इससे पहले सेकंड पैरामीटर वो इसको इंक्लूड नहीं करता, उससे पहले वाला एक रिटर्न करवा देता है। लेट्स से अगर मैं रेंज लिखूंगा ना, रेंज 0 से 4 तक लिखूंगा, तो वो मुझे क्या रिटर्न करवाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स ही करनी थी, बट इस पे ज़रा टाइम लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो रेंज जो है ना वो 0 से 1, 0 से 4 ले रहा है। सर ये रेंज वाला स्टेप ऑप्शनल है या ये हमने करना है, मतलब कंपलसरी है? ये रेंज वाला स्टेप जो ना, ये अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि इसके अगर हमने लास्ट अकरेंस को लेना है तो वो हम किस तरह देख लेते हैं। अगर हमने इसके सेकंड अकरेंस, लास्ट अकरेंस को देखना है वो हम किस तरह कर सकते हैं, फर्स्ट अकरेंस को देखना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मज़ीद देख लीजिएगा। यही लीनियर सर्च है। अगर हमने उसको, यहाँ तक कि हम इसमें ये काउंट भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने काउंट्स हैं। अगर हमारे पास 2 हैं तो हमने ये देखना है कि अगर ये 2 एलिमेंट है वो कितनी दफ़ा इस पूरी लिस्ट के अंदर आया है, तो हम इसका 3 भी रिटर्न करवा सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल एक काउंट का वेरिएबल रखेंगे और उसके अंदर से जब भी वो एलिमेंट टारगेट के साथ मैच हो रहा है ना, तो फिर हम उसको 1 प्लस कर देंगे, तो हम उसकी अकरेंस को फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज सिंपल लीनियर सर्च। अगर यहाँ पे आपको कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है तो स्टिल आप पूछ लें, लेकिन दिस इज़ आर लीनियर सर्च। हम इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। सर सर ये जो इसमें आपने आप लास्ट में इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है, ये एक दफा बता दें। अच्छा, ये इफ एंड एल्स जस्ट मैंने ये प्रिंट आउट करने के लिए बताया कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखें, फंक्शन मैंने पूरा कॉल कर लिया था ये वाला, एक लीनियर सर्च का। अब ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करवाएगा, ठीक है। अब इंडेक्स तब रिटर्न करवाएगा जब उसको वो एलिमेंट मिल जाएगा। जब एलिमेंट मिल रहा है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करवा रहा है, अगर एलिमेंट नहीं मिल रहा तो वो -1 रिटर्न करवा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट इस वजह से लगाई है कि अगर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू -1 नहीं है तो इसका मतलब है उसके पास कोई ना कोई इंडेक्स उसको मिल गया था। तो मैंने सिंपल इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करवा दी, फाउंड एट इंडेक्स इंडेक्स। लेकिन अगर उसको उसकी वैल्यू -1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि उसको वो इंडेक्स नहीं, उसको जो एलिमेंट नहीं मिला, तो हमने कह दिया नॉट फाउंड। अगर हम इसको नहीं भी करते, हम सिंपल प्रिंट करवा देते हैं इंडेक्स, तो ये भी सही से काम करेगा। यहाँ पे देख लो हमने कौन सा एलिमेंट देखा है यहाँ पे, टारगेट। टारगेट टू को भी मैंने हटा, टू ठीक है था सर टारगेट, टारगेट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अच्छा सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है, मैं कंफ्यूज था। वो हम 2 को देख रहे हैं, तो इसमें 2 पर पास किया तो उसने मुझे उसका इंडेक्स बता दिया, पीछे से लास्ट अकरेंस बता दिया 0 1 2 3 3 पे, ठीक है। तो इसका यही है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछना। यस सर सर वो एक क्लियर है। और फिर मेथड आपने बताया था कि हम डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं, कि जैसे हम टू फाइंड करना तो हम ऐसे लिख सकते हैं टू इन जो है वो कलेक्शन, मतलब इस तरह से भी आपने शायद बताया अच्छा, था। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि उसको हम डायरेक्ट नम्स के साथ गेट कर सकते हैं, तो वो हम इस तरह करते थे। हमने अगर 3 लेना है तो हम सिंपल, वो हमें बता रहा है कि इसके 3 पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने कौन सा एलिमेंट लेना है, तो हम डायरेक्ट उसको गेट कर पा रहे हैं। नहीं तो मतलब ये पूरा आइट्रेट करने के लिए, जैसे हम नम्स में आइट्रेट करना तो हम लिखें कि वन इन नम्स, और फिर आगे लिखने हैं कि मतलब अगर वो तो ट्रू आए तो फिर हम लिखने के फाउंड, और अगर ना आए एल्स तो फिर नहीं। इस तरह से भी एक आपने शायद वो आई बताया थिंक वो था। फॉर लूप के अंदर, आप फॉर लूप की जी जी कंडीशन बता रहे हो, फॉर जी जी। आई इन रेंज, अच्छा। जिस तरह आप कह रहे हैं, वो आप इस तरह कह रहे हैं नम्स के अंदर हम यहाँ पे लेट से 2 इन नम्स ऐसे कह रहे हैं आप, हम देख लें। जी 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 जी। आई थिंक ऐसा हम नहीं कर सकते। लेट्स फाइंड आउट रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, रैंडम एक्सेस।
ट्रू है, उसके अंदर फाइंड है। अगर हम ठीक। इसमें 4 कर रहे हैं तो हम इसको ट्रू 44 भी है, लेकिन अगर हम इसमें ज़्यादा कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इंडेक्सिंग का मेथड है ना, हम उसको हमें डायरेक्ट पता है कि कौन सा इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो चाहे वो इंडेक्स के थ्रू करो या इन लगा के करो, तो हम उसको एक ही स्टेप में वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें उसको सारे एलिमेंट को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? नो प्रॉब्लम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज प्रॉब्लम। चेक इफ एन एंड इट्स डबल एग्जिस्ट। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने इसके अंदर देखना है कि अगर n और उसके डबल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, गिवन एन array of integers, check if there exist two indices I and j such that I is not equal to j। अब ये उसकी कंडीशन है कि I जो है वो 0 से इक्वल या बड़ा होगा और j जो है ना वो उसकी अरे की लेंथ से छोटा होगा, और अरे I शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स अरे j। अब अभी आपको इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसके ऊपर देखना है कि हर एलिमेंट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट 10 को देखना है कि क्या बाकी जो जेज हैं, क्योंकि हम जब इसको देख रहे हैं 10 को देख रहे हैं तो इसको हम आई कंसिडर कर रहे हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम जे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या जे के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई के इक्वल आ जाए? ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये 10 था, तो हमने आगे देखा क्या 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है, 2 टाइम्स 2 4 होता है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 10। तो हम आगे मूव करेंगे, 5 टाइम 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है, तो 10 ऑलरेडी आई की वैल्यू 10 है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न करवा दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू जे एंड जे इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आई 0 था, फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आई 0 था और जे 2 था। इसके अंदर आई 0 पे, आई के 0 पे वैल्यू 10 पड़ी हुई है, और इसको अगर हम जे की 2 की वैल्यू में, जे की यहाँ पे 2 की वैल्यू है, जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे 0 जे था, जे 0 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, तो जे की 2 की वैल्यू पे 5 पड़ा हुआ है। तो अगर हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 10 के इक्वल ही है, जो कि जे आई की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू करवा दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लाइक एग्जांपल है 3 1 7 और 11। ठीक है, हम आई की वैल्यू के साथ बाकी सारे जे को कंपेयर करेंगे। आई 3 है, और 1 टाइम 2 2 होता है, ये ट्रू नहीं है। 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, तो 14 3 के इक्वल नहीं है। 11 मल्टीप्लाई 2 22 होता है, तो वो 3 के इक्वल नहीं है। फिर हम आई को यहाँ पे मजीद आगे ट्रेवर्स करेंगे, आई फिर यहाँ पे आ जाएगा, और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा। क्या 3 मल्टीप्लाई 2 6 इस आई के इक्वल है? नहीं है। सिमिलरली आई जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसने पहले यहाँ पे बता दिया है हमें कंडीशन में, यहाँ पे कि आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, जहाँ पे आई इक्वल टू जे है वहाँ पे हमने उसको टेस्ट ही नहीं करना, उसको हमने कंपेयर ही नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा जे जो है वो 7 पे चला जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 14 होता है, 14 1 के इक्वल नहीं होता। सिमिलरली आगे जाएगा 11 पे, 11 मल्टीप्लाई 2 22 होता है, वो 2 को 22 को 1 के साथ कंपेयर करेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो आई है, आई का पॉइंटर यहाँ तक आ जाएगा, और फिर जे 0 से स्टार्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेगा कि कोई एलिमेंट जो है ना वो उसके आई के, कोई भी जे का एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी लेवल पे आई के इक्वल हो सके, तो हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। देर इज नो आई एंड जे डेट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो अब ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट थी, अगर इस स्टेटमेंट की किसी को समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। सर जो पॉइंट इज नॉट इक्वल टू जे, ये समझा दें। आई इज नॉट इक्वल टू जे उसने सिंपल बताया हुआ है कि जब आप दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे होगे ना, आई को और जे को, तब आपने ये कंडीशन को माइंड में रखना है कि जब आई का इंडेक्स जे के इंडेक्स के इक्वल होगा ना, तो फिर उसको कंपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम जो है ना वो हर दफ़ा आई की वैल्यू के लिए जे की हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से यहाँ पे जे ज़ीरो था, यहाँ पे दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे आई भी ज़ीरो है और जे भी जो है ना वो ज़ीरो है, यहाँ पे दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके हमें कोई आउटपुट मिलेगी नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू आई भी और जे दोनों एक ही पॉइंटर पे हैं, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस केस में हम इसकी वैल्यू को कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, जब आई की वैल्यू डिफरेंट होगी जे से, तो फिर उसको कंपेयर करवा के ये वाली कंडीशन चेक करो कि क्या आई अरे आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स अरे जे, तो फिर हम देखेंगे। तो ये सिर्फ एक उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हमें कोड लिखने में ये मदद दे रही है कि हमने उस टाइम जब हम अपने दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तब ही इसको कंपेयर करो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको स्किप कर दो। आपको इस चीज़ की समझ आ गई? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कि जो अरे की लेंथ है वो हमेशा एटलीस्ट 2 से स्टार्ट होगी, या 2 के इक्वल होगी, या 2 से बड़ी होगी, और इसकी लेंथ 500 तक जाएगी। इससे इससे 500 या इससे कम होगी। और जो इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, उसका साइज -10⁻³ से 10⁻³ हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कम है, तो मैं सिंपल इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके स्टेप में भी लिखा हुआ है, आप इसको दोबारा से ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट के ऊपर सारी इसके एलिमेंट को इटरेट करूँगा, और 2 पॉइंटर्स रख लूँगा आई और जे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी ना, कंप्यूट ईच जे एलिमेंट विद द आई टू सी इफ इट इज़ वैलिड कंडीशन। ये सेकंड एलिमेंट में मैं हर इसके आई को जे के साथ कंपेयर करता जाऊंगा और देखूंगा कि क्या ये वैलिड कंडीशन है। अगर वैलिड कंडीशन है तो ट्रू कर दो, और जहाँ पे ये वैलिड कंडीशन हो जाए हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, उधर ही हम ट्रू कर देंगे। रिटर्न ट्रू इवन इफ वन एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक एलिमेंट देखना है। यहाँ पे 2 और 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, लेकिन 5 कर रहा था, तो हम 5 को ही रिटर्न करवा देते हैं, और हम ट्रू रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहा तो हम उसको रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। तो मैं सिंपल फॉर लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज, उसको इटरेट करने के लिए। आई होप कि आपको ये सिंटेक्स तो याद हो चुका होगा कि हमने एलिमेंट को इटरेट किस तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू है, लेकिन मुझे जे की वैल्यू गेट करने के लिए मुझे एक और फॉर लूप लगाने की ज़रूरत है। तो इसको भी मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। ये भी, इसमें भी ये 0 से स्टार्ट हो गई, इसकी भी रेंज और इसकी भी रेंज 0 से ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मुझे जल्दी से बता दे कि क्या कंडीशन में लगाऊं इस तरह कि ये वाली एलिमेंट की जो अगर कोई भी जे का एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और वो आई के इक्वल हो तो हम ट्रू रिटर्न करवा दें। Yes, sir. Sir, if I is not equal to j and and array of I is equal to 2 multiplied by array of j, तो सर ये ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। सर इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा प्लीज। सर ये कह रहा है कि जब तक मतलब अगर आई आई की जो वैल्यू है आई इंडेक्स की और जे की जो इंडेक्स है वो बराबर ना हो, और अगर एरे ऑफ आई बराबर हो 2 मल्टीप्लाई एरे ऑफ जे की, तब हमें मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगी। अदरवाइज इस कंडीशन, इन दोनों में से जो भी कंडीशन फॉल्स होगी तो उस बेस पे वो फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट्स ग्रेट, इसको रन करते हैं। ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये जो हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन को डिटेल में रीड करें ना, अंडरस्टैंड करें, तो हमें उसी में से हिंट मिल जाते हैं। हमने वही कंडीशन लगा दी, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड अरे आई, ये वाली सेम मैंने यहाँ पे कॉपी कर देता तो फिर भी वो सेम कंडीशन हो जाती थी, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि क्वेश्चन है कि क्या हम कल प्रेजेंट कर सकते हैं, तो सर सब लोग जो है ना उनको प्रेजेंट करना चाहिए कल, क्योंकि कल फ्राइडे है और आप कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हो। क्यों मैं ये नहीं कह रहा कि हम सिर्फ अरे से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि बात हो सकता है कि आपको उसकी समझ ना आ रही हो तो आप बोलें कि मैं इसको प्रेजेंट नहीं करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम जो आपके लिए ईजी है वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, और कल हमारा प्रेजेंटेशन डे है। वो तमाम लोग जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो काइंडली
जो है ना वो सर उमर से रब्ता कर लें या फिर मुझे ही बता दें। तो मैं जो है ना सर वो मौका दे दूंगा। सर यस। सर सिर्फ एक लिक्विड की प्रॉब्लम सर मतलब प्रेजेंट करेंगे, या जो भी हमने पढ़ा है, जैसे अभी हमने ये लीनियर सर्च पढ़ी है तो इस पूरी लीनियर सर्च को